साथियों नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हैं वो हम हल करेंगे। एक एक करके हम इनको हल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या है। जो आपकी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत ही आपको सहयोगी होगा। उसके पहले अपना जो YouTube चैनल है, आपका अपना YouTube चैनल एनिमल हस्बेंड्री बाय डॉक्टर जैन, आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथियों जो एक घंटी है, जो बेल आइकॉन है, उसको जरूर हम क्लिक कर लें, क्योंकि जिससे आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते जाएंगे। हम एक एक प्रश्न को देखते जाएंगे और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक ही प्रश्न के अंदर, प्रश्न तो एक है लेकिन उसके अंदर कई सारे और प्रश्न छुपे हुए हैं, क्योंकि हम उन्हें समझ करके हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि ओविस एरीज, ओविस एरीज वैज्ञानिक नाम है। ओविस एरीज किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है, पहला एनिमल है इसके अंदर भेड़, दूसरा जो एनिमल है वो है बकरी, तीसरा जो एनिमल है गाय और चौथा एनिमल है भैंस। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हैं, ओविस एरीज, ओविस एरीज साइंटिफिक नेम ओविस एरीज, किस किस का? शीप, गॉट, काउ और बफेलो। इसको अपन देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन भेड़, हाँ एक चार्ट है और जो चार्ट हमने बनाया हुआ है, तो मैं इस वीडियो की सब्सक्रिप्शन लिंक में, जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसमें मैं आपको उस वीडियो को शेयर भी कर दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं भेड़, जो शीप है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका वैज्ञानिक नाम होता है ओविस एरीज। दूसरा जो ऑप्शन है गोट, बकरी, उस बकरी का नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका नाम है कैप्रा हिरकस, बकरी का है कैप्रा हिरकस। और तीसरा जो ऑप्शन है गाय। जब अपन गाय की बात करते हैं वैज्ञानिक नाम की, तो दो तरह के वैज्ञानिक नाम हैं। जो देसी गाय होती हैं कुबड़ वाली, उनका जो है वो है बॉस इंडिकस। जो देसी गाय हैं कुबड़ वाली, हम्प वाली, हम्प्ड कैटल जो हैं, उनका है बॉस इंडिकस। और जो विदेशी गाय हैं, नॉन हम्प्ड, कुबड़ रहित, उनका है बॉस टॉरस। उसके बाद जो अगला एनिमल है वो कौन सा है? बफेलो। बफेलो का वैज्ञानिक नाम क्या है? बवेलिस, बवेलिस। तो यहां पर अपन देखते हैं बड़ी आसानी से कि जो ओविस एरीज है वो किसका वैज्ञानिक नाम है? भेड़ का, यानी शीप का। और साथ में हमने इन जो तीन एनिमल जो और ऑप्शन दिए थे उनके भी वैज्ञानिक नाम हमने यहां समझ लिए हैं। तो यहां कौन सा ऑप्शन आ रहा है? भेड़। ऐसे अगर अपन करेंगे प्रश्न, तो एक ही प्रश्न के अंदर और भी कई सारे प्रश्न हमारे हल होते जाएंगे। अगला जो प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 2, वो क्या कहता है कि बकरी के वयस्क नर को कहा जाता है, बकरी यानी गोट, वयस्क नर यानी एडल्ट मेल, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहला ऑप्शन आता है इसके अंदर वो है रैम। दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो कौन सा है? बक। तीसरा जो ऑप्शन दिया है वो है डो, DOE, डो। और साथ में कौन सा है? ईव। 4 ऑप्शन दिए, तो अपन देख लेते हैं। हमने एक चार्ट का अध्ययन किया है, उस चार्ट के अध्ययन में सबसे पहले देखते हैं रैम। तो ये रैम किसका वयस्क नर है? ये है भेड़ का, भेड़ का है रैम। ये जो रैम है वो किसका है? भेड़ का। और भेड़ का क्या है? ये वयस्क नर। फिर एक ऑप्शन आ रहा है इसमें ईव। ईव जो है वो क्या है? भेड़ की वयस्क मादा, भेड़ की वयस्क मादा। फिर एक ऑप्शन आ रहा है इसमें बक। तो बक क्या है इसके अंदर? बक जो है वो है बकरी का वयस्क नर, बकरी के वयस्क नर को बक के नाम से जाना जाता है। और डो, डो है वो बकरी की वयस्क मादा को कहा जाता है।
चारों ऑप्शन हमने समझ लिए। रैम, रैम क्या है? भेड़ का वयस्क नर है। ईव क्या है? भेड़ की वयस्क मादा है। बक, बकरी की वयस्क नर है। और जो डो है वो बकरी की वयस्क मादा है। तो यहां हम देखते हैं प्रश्न क्या है, बकरी के वयस्क नर। तो यहां स्पष्ट हो गया है कि आंसर क्या है इसका, बक। वयस्क नर को बक के नाम से जाना जाता है। इसी प्रश्न के साथ हमने और भी कई सारे प्रश्न हल कर लिए हैं। इनमें से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसको हल कर पाएंगे और आपका रिवीजन भी साथ में होता जाएगा। अगला प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं। पशुओं में आयु, आयु यानी एज, आयु की गणना किस दांत से करनी चाहिए? डिटरमिनेशन ऑफ एज कैसे करेंगे हम एनिमल्स के अंदर? आखिर किस दांत से? दांत से तो की जाती है, लेकिन किस दांत से करनी चाहिए? तो इसमें ऑप्शन आ रहे हैं। पहला दांत है कील, दूसरा दांत है अग्र चर्मण, तीसरा दांत है चर्मण और चौथा दांत कौन सा है? कर्तन। तो हम जानते हैं कि 4 तरह के दांत होते हैं। मैं यहां गाय का दंत सूत्र लिखता हूं 0033/4033। जब हम गाय के दंत सूत्र का डेंटल फार्मूला ऑफ कैटल जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो इसमें 4 तरह के दांत होते हैं। जो पहला दांत आता है 0033/4033, जो पहला दांत है वो कौन सा है? इंसाइजर। कृंतक या कर्तन के नाम से भी जाना जाता है इसे, कृंतक या कर्तन। जो दूसरा टाइप है वो है सी यानी कैनाइन या कील दांत के नाम से जाना जाता है। और जो तीसरा दांत है वो है प्रीमोलार, अग्र चर्मण के नाम से इसे जाना जाता है। और जो चौथा दांत है उसे मोलार या चर्मण के नाम से जाना जाता है। तो एनिमल के अंदर कितने तरह के दांत हो गए? 4 तरह के दांत हो गए। सबसे पहला कौन सा है? कर्तन यानी इंसाइजर। दूसरा कौन सा है? कील यानी कैनाइन। तीसरा कौन सा है? प्रीमोलार यानी अग्र चर्मण। और चौथा कौन सा है? मोलार यानी चर्मण के नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि पशुओं में आयु की गणना, उसकी एज को अगर हमको पता करना है तो किस दांत का इस्तेमाल किया जाता है? तो साथियों हमेशा याद रखें कि हमें कर्तन दांतों का इस्तेमाल किया जाता है। कर्तन दांतों से ही हम लगभग उसके आयु की गणना कर सकते हैं। तो यहां कौन सा ऑप्शन? चौथे नंबर वाला ऑप्शन इसमें सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मां एवं उसके बच्चे को अलग अलग पालने की क्रिया कहलाती है। पशुओं के अंदर उसकी मां और उसके जो नया बच्चा पैदा हुआ है, नवजात जिसको बोलते हैं न्यू बॉर्न बेबी जो है उसका, उन दोनों को अगर अलग अलग करके पालना है तो वो क्रिया क्या कहलाती है? तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें आता है सकलिंग, दूसरा है इसमें बीनिंग, तीसरा है मिल्किंग। आंसर पता है तो भी जल्दबाजी ना करें, एक एक ऑप्शन पर अपन अध्ययन करेंगे। और चौथा है कास्टिंग। एक एक देखते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है सकलिंग। सकलिंग क्या होती है? सकलिंग, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी साथ में अध्ययन करते जाएंगे। सकलिंग, तो सकलिंग का क्या मतलब है? सकलिंग का मतलब है मां और बच्चे को, मां और उसका जो नवजात है न्यू बॉर्न है उसके बच्चे को, दोनों को एक साथ पालने की क्रिया सकलिंग कहलाती है। दूसरी जो क्रिया आती है उसे बोलते हैं बीनिंग। बीनिंग में क्या करते हैं? मां और उसके बच्चे को अलग अलग पाला जाता है। पैदा होते ही बच्चे को मां से अलग कर दिया जाता है। ये 2 क्रियाएं। एक है मिल्किंग, मिल्किंग का मतलब होता है दूध निकालना, और एक है कास्टिंग। ऑप्शन आया है कास्टिंग। तो कास्टिंग कास्ट करना नहीं है, किसी फिल्म में कास्टिंग की जा रही हो। कास्टिंग का मतलब है यहाँ पशु को गिराना, जमीन पर गिराना, उसको नियंत्रित करने के लिए जमीन पर गिराना, जिससे हम उसकी औषधि या कोई और क्रिया ऑपरेशन वगैरह करने के लिए कास्टिंग की जाती है। तो पशुओं को नियंत्रित करने के लिए जमीन पर गिराना कास्टिंग कहलाता है। यहाँ 2 शब्द आ रहे हैं, एक सकलिंग है और दूसरा है बीनिंग। और यहाँ सही आंसर क्या हो रहा है? मां एवं उससे उसके बच्चे को अलग अलग पालने की क्रिया क्या कहलाती है? बीनिंग। इसका सही आंसर है बीनिंग कहलाती है।
यहाँ एक चीज और अपन समझ लें कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो चलन में है, आपने जो देखा है भारत के अंदर, हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार तो पशुओं के अंदर भी कौन सी क्रिया, सकलिंग ज्यादा फेमस है। सब माँ और उसके बच्चे को साथ में ही पाला जाता है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से अगर अपन देखेंगे तो कौन सा तरीका सबसे अच्छा माना जाता है, बीनिंग का तरीका सबसे अच्छा माना जाता है। बेस्ट मेथड है ये। क्यों मेथड अच्छा है? क्योंकि इससे कई सारे फायदे इसमें मौजूद रहते हैं। अगला है प्रश्न, पांचवा प्रश्न है कि जलीय भैंसों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जलीय भैंसें यानी रिवराइन बफेलो, दो तरह की बफेलो होती हैं, एक कौन सी है जलीय और दूसरी है दलदली भैंसें। तो जलीय भैंसें यानी रिवराइन बफेलो और दूसरी होती हैं, यहां मैं लिखता जाता हूं, दो तरह की भैंसें हैं, एक हैं जलीय भैंसें और दूसरी हैं दलदली भैंसें। जो जलीय भैंसें हैं उन्हें रिवराइन बफेलो कहा जाता है और जो दलदली भैंसें हैं उन्हें स्वाम्प बफेलो के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है जलीय भैंसों में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, कितनी होती है? ऑप्शन आए हैं 30, 40, 50, 60। देखिए बिल्कुल मिलते जुलते से हमें ऑप्शन इसके विकल्प दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हमने सही अध्ययन किया है, सही ढंग से अध्ययन किया है तो ही हम इसका आंसर दे पाएंगे। तो भैंसें दो तरह की हैं, पहली कौन सी है जलीय भैंसें जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 50, और जो दलदली भैंसें हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 48, उसके गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगर अपन जोड़ी में बात करेंगे तो कितने यहां हो जाएंगे 25 पेयर और यहां 24 पेयर इनकी संख्या होती है। हमने ये भी देखा है, ये भी हमें समझना है कि जो जलीय भैंसें भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो भैंसें पाई जाती हैं वो कौन सी हैं, जलीय भैंसें, और इनका ओरिजिन भी भारत के अंदर ही पाया जाता है। जबकि जो दलदली भैंसें हैं वो मुख्य रूप से चाइना और दूसरे कंट्रीज में मिलती हैं। तो इस तरह से ये जो है ये प्रश्न, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 50। ऐसे करके हमने ये प्रश्न हल किए। मैं फटाफट आपको एक एक बार इनके राइट आंसर बता देता हूं। पहला ओविस एरीज, तो किसका वैज्ञानिक नाम है, भेड़ का। दूसरा क्या था, बकरी के वयस्क नर को क्या कहते हैं, तो उसको बक के नाम से जाना जाता है। पशुओं में आयु की गणना किस दांत से करनी है, तो वो दांत है कर्तन, कृंतक भी बोलते हैं इसको, इंसाइजर। और मां एवं उसके बच्चे को अलग अलग पालने की क्रिया क्या कहलाती है, तो वो है बीनिंग। जलीय भैंसों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो जलीय भैंसों में गुणसूत्रों की संख्या, इसमें सी आंसर 50, इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है। अब साथियों आगे इसके बाद अपन देखते हैं कुछ नए प्रश्न आ गए हैं। छठा जो प्रश्न है वो कहता है कि छोटे थन वाले पशु के लिए दुग्ध दोहन विधि कौन सी अच्छी है। छोटे थन वाले पशु के लिए ऑप्शन क्या क्या है, अंगूठा विधि, चुटकी विधि, पूर्ण हस्त विधि और मशीन विधि। सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब अपन मिल्किंग मेथड्स पढ़ते हैं, दूध दोहने की विधियां पढ़ते हैं, तो मुख्य रूप से दो विधियां होती हैं, एक है मशीन के द्वारा और दूसरी होती है हाथों के द्वारा। मशीन के द्वारा और हाथों के द्वारा। जब अपन हाथों के द्वारा भी विधियों का अध्ययन करते हैं तो उसमें फिर कुछ और विधियां आ जाती हैं, जैसे चुटकी विधि, अंगूठा विधि और पूर्ण हस्त विधि। इसमें चारों ऑप्शन है, अंगूठा विधि, चुटकी विधि, पूर्ण हस्त विधि और मशीन विधि। लेकिन यहाँ बात हो रही है कौन से, छोटे थन वाले पशुओं के लिए। तो छोटे थन वाले पशुओं के लिए जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है वो कौन सी है, चुटकी विधि। और इसी चुटकी विधि का इंग्लिश में नाम है, उसे स्ट्रिपिंग के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इंग्लिश के नाम याद करें, क्योंकि आजकल इंग्लिश के नाम भी हिंदी में लिख करके परीक्षा में पूछे जाते हैं। चुटकी विधि या स्ट्रिपिंग विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। अंगूठा विधि यानी नकलिंग विधि, अंगूठा को मुट्ठी के अंदर कर लेते हैं। पूर्ण हस्त विधि के अंदर ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, अंगूठा बाहर रख के और बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से दूध निकलता है। और मशीन द्वारा बड़े बड़े डेयरी फार्म के लिए, ज्यादा उत्पादन वाले पशुओं के लिए मशीन विधि उपयुक्त मानी जाती है। तो छोटे थन वाले पशुओं के लिए कौन सी विधि है, दुग्ध दोहन विधि। साथियों इस चैनल को, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें। हर प्रश्न के अंदर कई सारे, बहुत सारे प्रश्न
छुपे हुए हैं। और ये जो टॉपिक हैं ये लगभग सभी टॉपिक आपको इस YouTube चैनल पर मिल जाएंगे, जिनका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक भी आपको मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा और डाल ही दूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न गाय की नस्ल नहीं है। ब्रीड्स की बात हो रही है, ब्रीड्स ऑफ काऊ, उसकी बात हो रही है। कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है ये तो। पहला ऑप्शन कहता है साहिवाल, दूसरा ऑप्शन कहता है गिर, तीसरा है थारपारकर और चौथी है सुरती। तो सुरती किसकी है? तो ये भैंस की नस्ल है। साहिवाल, गिर, थारपारकर ये तीनों गाय की नस्लें हैं। सुरती किसकी है? भैंस की है। तो यहां कौन सा ऑप्शन निकल करके सामने आ रहा है? सुरती। सुरती जो है वो भैंस की नस्ल है, तो यहां पर प्रश्न का आंसर है सुरती। साहिवाल, गिर, थारपारकर, देखते हैं अपन गाय की नस्लों को उपयोगिता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी 3 ग्रुप में बांटा गया है। सबसे पहला कौन सा ग्रुप है? वो है दूध देने वाली, दुधारू। दूसरा कौन सा आता है इसके अंदर? 3 ग्रुप में बांटा गया है, दुधारू, मिल्च एनिमल, दूसरा है द्विकाजी, ड्यूल पर्पज, और तीसरा है वो कौन सा है? भारवाहक। साहिवाल और ये गिर कौन से ग्रुप के अंदर आती हैं? तो ये दोनों किसके अंदर हैं? दुधारू के अंदर हैं। और जो थारपारकर है वो कौन से अंदर? द्विकाजी के अंदर शामिल की गई है। और यहां पर ऑप्शन तो कौन सा है? सुरती, जो कि एक भैंस की नस्ल है। तो यहां पर ऑप्शन आ गया है, इसका आंसर है सुरती। अगला प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं। खीस यानी कोलेस्ट्रम। जो कोलेस्ट्रम की निम्न मात्रा नवजात को पिलानी चाहिए, कितनी मात्रा नवजात न्यूबॉर्न को पिलानी चाहिए? किसके अनुसार पूछा है प्रश्न के अंदर? वजन के अनुसार। हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को हमेशा हर परीक्षा में, चाहे कोई टेस्ट हम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, प्रश्न को पूरा पढ़ना है, आखिर तक पढ़ना है। किसके अनुसार पूछा गया है? वजन के अनुसार, वेट के अनुसार पूछा गया है। जो न्यूबॉर्न है, जो काफ है, उस काफ को कितना पिलाना चाहिए? कोलेस्ट्रम, खीस की मात्रा। ये खीस क्या है? ये कोलेस्ट्रम क्या है? तो काविंग होने के बाद, बच्चा पैदा होना यानी काविंग होने के बाद, वत्स उत्पादन के बाद शुरू के 5 से 7 दिन तक जो दूध निकलता है उसका बिल्कुल केमिकल कंपोजिशन बहुत ही अलग होता है, संगठन उसका अलग होता है, और उसे हम किस नाम से जानते हैं? खीस। उस खीस की मात्रा कितनी पिलाना है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कहता है? पहला ऑप्शन कहता है 1/5, यानी उसके वजन का 1/5, 5वां हिस्सा, वजन का 5वां हिस्सा पिलाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है 1/10, 10वां हिस्सा पिलाना चाहिए। 1/10 का मतलब क्या हो गया? उसके वजन का 10% भी हम इसे कह सकते हैं। अगला ऑप्शन है 1/2, यानी लगभग 50%, और एक कहता है 1/20 इसको पिलाना चाहिए। तो याद रखना है हमको, कितना पिलाते हैं अपन? 10%, उसके वजन का 10% या 1/10वां हिस्सा हमें पिलाना चाहिए। कितने ड्यूरेशन में, कितनी अवधि में? 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर हमें उस बच्चे के वजन का 10वां हिस्सा उसे कोलेस्ट्रम पिला देना चाहिए। तो क्या हम एक बार में पिला दें? अरे भाई, एक बार में पिला देंगे तो डायरिया हो जाएगा, दस्त लग जाएगा। उसे एक बार में नहीं पिलाना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा करके 24 घंटे के अंदर हम उसे 4 से 6 बार में इस मात्रा को पिला देते हैं। तो ये हमको याद रखना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। खीस पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए? 100% पिलाना चाहिए, क्योंकि बच्चे को जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, वो उसे कोलेस्ट्रम खीस के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें उसको निश्चित तौर से ये खीस पिलाना है। अगला तो यहां ऑप्शन कौन सा आ रहा है? बी ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न देखने की कोशिश करते हैं कि भैंस की किस नस्ल में सबसे ज्यादा बसा पाई जाती है? सबसे ज्यादा बसा वाली बफेलो कौन सी नस्ल है? वो तो बहुत ही बढ़िया, सब बच्चों को याद है बहुत अच्छे से। कौन सी है ये? भदावरी। भदावरी वो नस्ल है जो गर्मी को बहुत सहन करती है, और साथ में सबसे ज्यादा भदावर क्षेत्र, ये जो उत्तर प्रदेश और मुरैना और ग्वालियर और चंबल वाला इलाका है, साथ में भदावर जो आगरा वाला इलाका है, उस इलाके की ये नस्ल है, भैंस की नस्ल है भदावरी। और इसके अंदर सबसे ज्यादा बसा कितना? 12 से लेकर के 14%
औसतन 13% तक ये बसा देने का कार्य करती है। वैसे तो 7-8% भैंस का बसा आता है, लेकिन ये अधिकतम 14% तक, 12 से 14% तक इसके अंदर बसा चली जाती है। यहां ये बार बार ये प्रश्न आता है और ये अपन थोड़ा सा समझ लें। यहां पर जब नस्ल की बात आई है तो सबसे ज्यादा बसा किसके अंदर है? भदावरी के अंदर। वहीं अगर ये भैंस की नस्ल की बात ना होकर के पशु की बात आती कि किस पशु के अंदर, भैंस नहीं होता, इसमें आता है कि किस पशु में सबसे ज्यादा बसा पाई जाती है, तो हमको हमेशा याद रखना है सबसे ज्यादा बसा पशु के मामले में किसमें है? भेड़ के अंदर ये होती है, और जिसकी मात्रा 7.9% होती है। तो हमको हमेशा ये चीज याद रखना है कि जब पशु की बात होगी तो उसका आंसर होगा भेड़ यानी शीप, और जब नस्ल की बात होगी, ब्रीड की बात होगी, बफेलो ब्रीड की बात होगी, तो उसका आंसर कौन सा है? भदावरी। तो इसमें कौन सा आंसर राइट हो रहा है? भदावरी इसमें आंसर राइट हो रहा है। कुछ और इसके ऑप्शन के बारे में चर्चा कर लें। मुर्रा बहुत ही बढ़िया, सबसे फेमस और सबसे ज्यादा पॉपुलर है ये मुर्रा। सूरती, मैसाना, ये सभी भैंस की नस्लें हैं, लेकिन यह आंसर है भदावरी, इसका आंसर है मुर्रा। तो भाई मुर्रा तो मुड़े हुए सींग वाली मुर्रा। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस बीमारी किस पशुओं की बीमारी को भारत ने जड़ से मतलब क्या हो गया? पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ऑप्शन देखते हैं। HS हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, यानी इसको क्या बोलते हैं? गलघोंटू। अगला ऑप्शन क्या आ रहा है? BQ यानी ब्लैक क्वार्टर, इसे लंगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन है FMD फुट एंड माउथ डिसीज, खुरपका मुंह पका बीमारी, खुरपका मुंह पका बीमारी। और चौथा ऑप्शन आता है, वो कौन सा है? रिंडरपेस्ट यानी पशु प्लेग के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो साथियों याद रखना है, HS गलघोंटू आज भी बहुत परेशान कर रही है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसका टीकाकरण कर रहे हैं हम लोग। BQ लंगड़ी बहुत बेकार बीमारी, इसका भी टीकाकरण। FMD बिल्कुल इसका तो साल में 2 बार टीकाकरण किया जा रहा है। लेकिन रिंडरपेस्ट एक ऐसी बीमारी है जिसे भारत ने अथक प्रयास करके, बहुत एक उन्मूलन परियोजना चला करके इसे जड़ से नष्ट कर दिया है। अब ये बीमारी भारत के अंदर मौजूद नहीं है। तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो रहा है? इस प्रश्न का आंसर आता है रिंडरपेस्ट। इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने रिंडरपेस्ट को तो जड़ से खत्म कर दिया है, लेकिन इसमें अब ऐसी कौन सी बीमारी है जिसे हम जड़ से खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं? भारत में पशुओं की ऐसी कौन सी बीमारी है जिसे हम जड़ से खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं? इसका हम आंसर दें उसके पहले साथियों मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो दूर गांव में बैठे हुए हैं और किसी कारण से अपना अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, अपना रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, उसको नोटिफाई करें, उस बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आपको हर लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती जाए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अब अपन इसका आंसर देखने की कोशिश करते हैं। तो अगली वो बीमारी है FMD, जिसे जड़ से खत्म करने का भारत ने ठाना है, और इसके लिए साल में 2 बार टीकाकरण किया जा रहा है। तो वो बीमारी है रिंडरपेस्ट, जिसे जड़ से खत्म कर दिया गया है, और FMD वो बीमारी है जिसे अब जड़ से खत्म करने की कोशिश भारत द्वारा की जा रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।